Hello, everyone, and welcome once again to a new episode. And this is the most awaited episode because the topic we are discussing is FDD, financial due diligence. And we have with us Milan Sinod. Welcome, Milan. Thank you, Emma. So, मिलन का brief intro दे देता हूँ. He is an all India ranker at Inter. He is presently associated with EY in their financial due diligence domain. And apart from study, he is also very active in sports. But we will discuss this part later, and I think so there will be a different video altogether for that. Sure. So this is the brief intro. So presently he's associated with FDD EY, as I told you. But when we hear FDD, we also hear one more thing that's called as TAS. So Milan, what's TAS? What's FDD? Confusion. What's exactly all this thing? So TAS, or someone calls SAT, Strategy and Transaction Advisory. It is a bigger umbrella which FDD is a part of. So क्या होता है स्ट्रेटेजिक एंड ट्रांजैक्शन एडवाइजरी में? फर्स्ट मैं आपको बोल देता हूँ कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं. एक तो लीड एडवाइजरी. लेट्स से कोई कंपनी को किसी को बेचना है, कोई डिवीजन बेचना है, या कोई कंपनी को उसके पास सरप्लस कैश है, उसको किसी को एक्वायर करना है, लेकिन उसका एक्सपर्टाइज है बिजनेस रन करना. उसको ये सब नहीं पता कि कैसे बेचते और कैसे एक्वायर करते. अपना टारगेट ढूंढते कंपनी एक्वायर करने के लिए या पोटेंशियल बायर ढूंढते. तो वो जैसे ईवाई सर्विस देती है तो हमको हायर करेगी, तो हम उनको पूरा गो थ्रू करेंगे, उनका डिवीजन से वैल्यूएशन से लेके उनके बिहाफ पे नेगोशिएशन करेंगे. सो वो आ गया लीड एडवाइजरी में. सेकंड है अपना ट्रांजैक्शन एडवाइजरी, ट्रांजैक्शन डिलिजेंस सर्विसेज. ट्रांजैक्शन डिलिजेंस इंक्लूड्स फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस और कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस, लीगल ड्यू डिलिजेंस. लीगल के लिए जनरली लॉ फर्म भी होती है. बिग फोर हर जगह होती है. जहाँ पे भी बिजनेस आएगा कोई भी सर्विस बिग फोर तो देगी. सो होता है. तो फिर उसमें फाइनेंशियल डिलिजेंस हमारा पार्ट है, जिसमें सीए जनरली ज्यादा होते हैं. कमर्शियल डिलिजेंस वो ऑपरेशनल साइड होता है, उसमें टेक्निकल टीम भी होती है और कोई जैसे प्रोडक्ट का वायबिलिटी चेक करना, वो सब तो उसमें आ जाता है. फिर आती है टीम आती है वैल्यूएशन, इकोनॉमिक मॉडल्स, एडवाइजरी. वैल्यूएशन क्या होता है? और जैसे कोई कंपनी का फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, उसको हम लेटर ऑफ पे भी थोड़ा ब्रीफ उसमें जाएंगे डिटेल में, लेकिन अभी ब्रीफ बता देता हूँ. जो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस इबिटा फाइंड करके देता है, एडजस्टेड इबिटा. तो वैल्यूएशन क्या होता है? इबिटा मल्टीप्लायर, हमने नाम सुना. तो वो मल्टीपल फाइंड करता है. और वैल्यूएशन सिर्फ कोई कंपनी का वैल्यूएशन नहीं होता. असेट लाया है तो उसका वैल्यूएशन, जैसे कोई बिजनेस एक्वायर होता है तो उसको हम इंडेक्स के अकॉर्डिंगली हमको फेयर वैल्यू पे सारी एसेट रिकॉर्ड करनी होती है. तो उसका फेयर वैल्यू भी वो टीम फाइंड करके देती, कोई भी एसेट का, प्रोजेक्ट का. तो वैसे वो वैल्यूएशन टीम उसमें सारा होता है उनका काम. फिर आते हैं ट्रांजेक्शन रिस्ट्रक्चरिंग एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस. रिस्ट्रक्चरिंग में आईबीसी कोड जनरली, तो वो सारा एरिया उसमें इंक्लूड होता है. और थर्ड और फाइनल लेके शायद प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग. सो ये आगे कोर ये सर्विस. और सेकंड सर्विस और पार्ट ऑफ इज कंसल्टिंग. तो वो भी स्ट्रेटेजी एंड एडवाइजरी में आ जाता है. कंसल्टिंग में जैसे बिग थ्री करते प्रॉपर कोई केस, मतलब कोई इश्यू कंपनी फेस करी, उसका कंसल्टिंग. और सेकंड है कि जैसे हमने एफटीडी का सर्विस दिया, कंपनी मर्ज हो गई, लेकिन अभी जो सिनर्जी हमने टारगेट की थी उसको अचीव करने के लिए भी ये सब हम हेल्पफुल करते हैं कि ये आपने सिनर्जी अचीव करने के लिए. तो पोस्ट मर्जर कंसल्टिंग हम करते जो सिनर्जी दोनों टारगेट और बायर और सेलर ने सोची थी उसको हम अचीव कर सके. सो ये पूरा पार्ट है टेस्ट और यू कॉल्ड साइड का. तो इफ आई कैन से कि भाई कोई भी एक ट्रांजैक्शन है उसका एंड टू एंड सभी सर्विसेज इज बिगर लेवल टेस्ट में वो सब आता है. फाइनेंशियल डू डिलिजेंस इज जस्ट ए पार्ट ऑफ दिस whole transaction. So yes. Yeah. So now let's know what's financial due diligence then. So basically financial due diligence लगता है सिमिलर ऑडिट से लेकिन डिफरेंस भी है ज्यादा. उस ऑडिट में जैसे हम फाइनेंशियल चेक करते हैं, यहाँ पे भी हम फाइनेंशियल में बहुत डीप डाउन जाके चेक करते हैं. सो क्या होता है बेसिकली डिफरेंस कि ऑडिट में हम ओपिनियन देते हैं कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हुए थे या नहीं हुए थे. हम बिजनेस के अंडर द स्किन ऑफ द बिजनेस नहीं जाते कि उसका कमर्शियल के मोटिव क्या था, उसका आउटकम क्या आएगा, ये मतलब रैशनल डिसीजन था कि नहीं. तो फाइनेंशियल डिलिजेंस में जो इन्वेस्टिगेशन पर्सपेक्टिव होता है, माइंडसेट हमारा वो अप्लाई करते हैं. हम देखते हैं कि डिवीजन वाइज क्या क्या प्रॉफिटेबिलिटी होती है, उसका हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या होता है, उसमें ये कमर्शियली मतलब ये जो हम कर रहे हैं उसका रैशनल क्या है. ठीक है, तो उसका क्या आउटकम आएगा. हमको मेन क्या करना होता है, जैसे कोई भी कंपनी, जैसे लेट से कंपनी ए है,
उसको अपने डिवीजन को ही सेल करना है, तो वो क्या करेगी, बायर के पास जाएगी कि देखो ये मेरा पास्ट रिकॉर्ड है और ये हमारा प्रोजेक्टेड फ्यूचर रिकॉर्ड है कि हम इतना प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर लेने वाले हैं अगले 5 सालों में। तो अभी बायर को तो पता नहीं उसका बिजनेस क्या है, बायर ने तो देखा कि ओके ये कंपनी शो कर रही है तो हमको हायर करेगी कि आप उसको उनका ये उसने एमआईएस दिया हुआ है। तो जैसे वो टाइप ऑफ मेमोरेंडम होता है कि हमारा ये शीट है, ये हमारा डेटा है, तो हम उसको वेरीफाई करना होता है। तो जैसे ऑडिट हुआ, लेकिन ये हमको मैनेजमेंट के प्रोजेक्शन वेरीफाई करने हैं, पास्ट डेटा सिर्फ नहीं, हमको प्रोजेक्शन भी वेरीफाई करना है उन्होंने क्या अजम्पशन लिया, तो अजम्पशन जस्टिफाइड है कि नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड चेक करेंगे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में भी जो कुछ चीजें क्या होती है, जैसे वन टाइम अकरिंग हो गया कि तो उसको हमको एडजस्ट, जैसे बेसिकली जनरली अभी ट्रेंड ऐसा है कि मार्केट में वैल्यूएशन होता है एबिटडा मल्टीप्लायर से। जैसे वैल्यूएशन की बहुत सारे आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो हो गए, नेट एसेट वैल्यू, लेकिन वो सब नहीं होता अभी। जनरली एबिटडा मल्टीप्लाई बहुत, एबिटडा से वैल्यूएशन ज्यादा होता है। तो हमको मेन फाइंड करना एडजस्टेड एबिटडा। तो हम पिछले वाले सालों के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो वो आपको ऐसा ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट, जैसे हम देखते हैं कि अच्छा ये तो फेस ऑफ बैलेंस शीट पे होता है ना, ऑडिटर क्लासिफाई करके देता है, लेकिन ऑडिटर इतना ज्यादा कुछ नहीं करता। हमको सारे लाइन बाय लाइन आइटम देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली क्या कौन सा कहाँ पे फॉलो होगा। और उसका हमको ये भी चेक करना पड़ता है, जैसे कंपनी है उसने सारा एक्सपेंस डाल दिया होगा एम्प्लॉय पेरोल पे, उसको डिविजन वाइज ब्रेक डाउन करना, उसको अटेंशन रेट फाइंड करना, और फिर ये मंथली एवरेज वेरी एक्सपेंस कितना आ रहा है। तो हमको एक ओवरऑल होलिस्टिक आइडिया है कि ये हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या है और उसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होने वाला है। अभी मैं देख रहा हूँ कि एम्प्लॉय कॉस्ट स्टार्टिंग में तो बहुत कम है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा राइज हो रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर से। तो हम एवरेज पिछले 2-3 साल का एवरेज नहीं ले सकते, हमको जो लास्ट क्वार्टर में जो ट्रेंड हुआ वो इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो सर लाइन बाय लाइन आइटम वो सब हमको डेप्थ में वेरीफाई करना पड़ता है। लेकिन यह एक फायदा है कि हम ऑडिट से वाउचिंग चेक ज्यादा नहीं करते, रेयरली सैंपल बेस पे करते, क्योंकि ये मुझे लगता है कि मुझे मेरा जितना एक्सपीरियंस है कि दोनों का मिक्स है, ऑडिट का भी, स्टैट्यूटरी ऑडिट का भी, इंटरनल ऑडिट का भी। मैं बताता हूँ कि स्टैट्यूटरी ऑडिट में भी हम ये फाइनेंशियल एग्जैक्टली चेक करते हैं, कंपनी जो बोल रही है वो वेरीफाई करते हैं और अपना ओपिनियन देते हैं। इसमें भी हम ऐसा करते हैं, लेकिन इसमें मेन होता है कि हमको बायर जो हमारा क्लाइंट है वो बायर भी हो सकता है, जैसे वेंडर और सेलर भी हो सकते हैं। सेलर जो कराता हूँ उसको कहते हैं वेंडर ड्यू डिलिजेंस। सेलर को भी कोई बायर नहीं, लेकिन उसको पहले अपना डिलिजेंस फाइनेंशियल सेट कराने के लिए मैं एक बार खुद से वेरीफाई कर लेता हूँ इंटरनल कंट्रोल की तरह, फिर मैं बायर के साथ अप्रोच करता हूँ कि ये मेरा शीट है, ये वैल्यूएशन रिपोर्ट भी है हमारे के साथ, एफटीडी वैल्यूएशन रिपोर्ट। सो ऐसा होता है। सो उसमें क्या होता है कि हम बिजनेस के अंडर जाते हैं, जो स्टैट्यूटरी ऑडिट में थोड़ा कम जाते हैं, बिजनेस रैशनल वो सब। इंटरनल ऑडिट में वो सब, इंटरनल ऑडिट में हम बिजनेस रैशनल में बहुत ज्यादा जाते हैं, लेकिन उसमें आपको क्या कंट्रोल चेक करना वो कंट्रोल, रिलेटेड टू कंट्रोल्स वाला थिंग, बट हाँ इन वो बहुत मोनोटोनस हो फाइनेंशियल जाता है एक बार से, वो उसमें मेजर फोकस जाता है, वो थोड़ा मोनोटोनस भी हो जाता है। तो इसमें वो कंट्रोल चेक वाला भी नहीं है ज्यादातर, और हमको वाउचिंग भी स्टैट्यूटरी में जितना वो सब इतना भी नहीं है। उसमें दोनों का मिक्स है, अंडर बिजनेस भी जाना और मेन तो नंबर से स्टिक रहना। एट द एंड स्टोरी कम्स डाउन टू नंबर्स। ओके, नंबर्स का पूरा खेल है एक तरह से, if I यस, say तो it. इसलिए हम सीए को ज्यादा प्रेफरेंस यहाँ इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ एट द एंड का आप नंबर्स पे आते हो। हाँ, that's true. That's true. It's totally true. And again, CAs are the people जिन्होंने आर्टिकलशिप में स्टैट्यूटरी ऑडिट वगैरह किया, so they are competent. हाँ यहाँ ये वो तो है बेसिकली कि उनको जैसे फाइनेंशियल डिलीजेंस में आपका ऑडिट, स्ट्रॉन्ग ऑडिट एक्सपीरियंस वो रिक्वायर मांगते हैं कि आपको होना चाहिए स्ट्रॉन्ग ऑडिट एक्सपीरियंस, क्योंकि Okay, यहाँ so हमने देखे I was coming to यस the यस but let's go with the flow. So I think financial due diligence का मोटा-मोटी broad idea is now available with the people. But मतलब देखो लेमन लैंग्वेज में concepts, बिजनेस हाँ, खोद देना है अपने को, पूरा जो बिजनेस है उसको खोद देना है सच में, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड एरिया है। जैसे अभी आप विद इन 1 ईयर तो पूरा शायद सारे ट्रांजेक्शन कवर भी ना कर पाओ, क्योंकि एक बिजनेस को आप देखना, बिजनेस बहुत बड़ा होता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे कोई भी आज कंपनी, जैसे रिलायंस ने अभी कुछ जियो प्लेटफॉर्म ने इन्वेस्ट किया, yes, ग्लैंस, तो उसमें क्या होता let's है कि अगर अगर आज उसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट में आता है, प्राइस पे आता है, जो भी डिसीजन होता है, ठीक है। जैसे ऑडिट में क्या होता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट में हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक करना होता है, टाइमलाइन डिफाइंड होती है। यहाँ तो जैसे पब्लिक ये मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है, अगर जल्दी से बाहर आ गई तो कंपनी को ऐसा होता है कि अगर एक बार टारगेट सेट किया उसको बाई करना है, तो जितने जल्दी जल्दी से पूरी प्रोसेस खत्म हो जाए ना उतना जल्दी अच्छा, क्योंकि जितना टाइम बढ़ेगा उतना उसको स्पेकुलेशन होने का, बाहर इंफॉर्मेशन जाने का चांसेस बढ़ जाता है।
तो टाइम फ्रेम बहुत कम होता है सबके पास, सारी पार्टी के पास, नॉट जस्ट फाइनेंशियल डिलीजेंस टीम, बायर को, सेलर को, क्योंकि उसको जैसे और भी केस कैसा होता है कि अगर सेलर को कोई कंपनी बेचनी है, जैसे अभी गवर्नमेंट की चल रहा है, जैसे गवर्नमेंट का तो नहीं होता लेकिन एग्जाम्पल देते हैं कि गवर्नमेंट को जैसे एयर इंडिया बेचनी थी, तो सारे एम्प्लॉय आ गए कि उसका वो करेंगे प्रोटेस्ट, वो सब। जैसे कोई भी डिसीजन किसी को बेचना हो तो वहाँ एम्प्लॉय की दिक्कत होगी, तो जैसे डिसीजन हो फटाफट से इम्प्लीमेंट हो, तो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम होएगी सही, लेकिन कम हो जितनी जल्दी, तो थोड़ा हेक्टिक बहुत ज्यादा होता है, मतलब आपको टाइम पीरियड बहुत कम मिलता है, ऑडिट से प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ऑडिट में भी प्रेशर होता है, आप सोचो ऑडिट से भी ज्यादा प्रेशर होता है, तो वो थोड़ा है इसमें वो। Okay. So now I think so the financial due diligence part is clear, but there is a misconception, मतलब whether it's a misconception or is a fact कि भाई people think it's only available with Big Four, मतलब Big Four में ही we can do the financial due diligence का work. So is it true or there are other firms? नो देख, बहुत सारी फर्म्स है अभी तो, बिग सिक्स मतलब आप बीडीओ हो सकते होगी, अभी इंडियन इंडियन फर्म्स भी है बहुत सारी जो ये प्रोवाइड करती है, जैसे टॉप रैंकिंग फर्म होगी ना, मुझे अभी नाम तो याद नहीं आ रहा लेकिन है, तो मैंने सुना है कि उनके भी एफटेक एफडी की टीम होती है, वो करते हैं। जैसे ऑब्वियसली, लेकिन आप बिग फोर में जाओगे तो आपका एक्सपोजर ज्यादा होगा, क्योंकि सारा मेजर मार्केट तो एज यूजुअल की सारा बिग फोर के पास ज्यादा जनरली होता है। Yes, that's true. That's तो अगर and, आपको एफटीडी में जाना हो तब दूसरी फर्म भी कंसिडर कर सकते हो। जैसे बिग फोर मतलब आपकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं मिल रहा बिग फोर में, तो आप वो, मैं सजेस्ट करूँ उससे भी अच्छा आप एक काम करो, अगर आपको बिग फोर में मतलब एफटीडी में नहीं मिल रहा तो 1 साल का स्टैट्यूटरी ऑडिट बिग फोर में ही ले लो, उसके बाद एफटीडी में जाओ, क्योंकि जनरली वो लोग आप भी वही क्वेश्चन पे आने वाले हो कि यहाँ रिक्वायरमेंट क्या yeah, होगी, मतलब ऐसे, तो जैसे मैं that's that is an रिलेटेड ही है तो मैं दोनों एक साथ हाँ डिस्कस कर लेता हूँ कि हाँ यार कि एफटीडी में जनरली वो लोग कि ऐसा प्रीफर करते हैं कि आपका आर्टिफिशियल एक्सपीरियंस बिग फोर से हो, रैंक ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है बिल्कुल, लेकिन आपका आर्टिफिशियल एक्सपीरियंस को बिग मतलब स्ट्रॉन्ग ऑडिट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये अजम्पशन लेना ठीक भी है कि अगर किसी ने बिग फोर में आर्टिकलशिप की होगी ऑडिट एरिया that's में तो उसका स्ट्रॉन्ग ऑडिट एक्सपीरियंस होगा, लेकिन okay. जैसे मेरा भी नहीं था, मैं भी फ्रेशर ही गया हूँ। इफ यू आर एबल टू प्रूव कि हाँ, कि आप प्रूव कर सकते हो मुझे स्ट्रॉन्ग ऑडिट एक्सपीरियंस है, यस, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ जैसे आज ही चल मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आज ही मेरा मैनेजर का कॉल आया था, मुझे बोला कि फाइल देख के डर मत जाना, 200 से ज्यादा एक्सेल शीट है। सो ऐसा होता है Okay. समझो, क्योंकि आप Okay. आपने जो पहले कभी किया नहीं होगा, तो यस फ्रेशर में ऐसा होता है कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो मैंने भी अपने आर्टिकल में बहुत स्ट्रॉन्ग एडिट एक्सपीरियंस था, लेकिन तो भी थोड़ा ऐसा हिल गया कि अच्छा 200 फाइल है, तो ऐसा होता है, एक्सेल भी हिल जाता है, मैं अकेला नहीं हिलता, एक्सेल भी हिल जाता है। सो इसलिए, क्योंकि हाँ उनका रीजन है कि हाँ आपने बिग फोर में काम किया होगा तो आपका आपके पास बड़े बड़े क्लाइंट होंगे, तो आपने मतलब अच्छे That's से true. मैनेज कर सकते हो। लेकिन वॉल्यूम मैं बड़ा जैसे जैसे मेरा भी इंटरव्यू पर्सन बाद में आएंगे, लेकिन मैं भी जस्ट उसका ग्लिम्स शेयर कर दूं कि मुझे पार्टनर ने ऐसा पूछा था, पार्टनर ने कि आपको डायरेक्ट क्यों आना है एफडीडी में, आप 1 साल का बिग फोर, क्योंकि मेरा बिग फोर में ऑडिट में आर्टिशिप नहीं की थी, मैं पूछा था कि आप 1 साल बिग फोर में स्टैट्यूटरी ऑडिट में करो फिर आओ। सो आई वाज एबल टू जस्टिफाई कि सर मैं मतलब मेरे पास वो स्किल्स है रिक्वायर, सो यू हैव टू प्रूव दैट इन इन दैट इंटरव्यू कि हाँ, कि अगर आपको नॉन बिग फोर एक्सपीरियंस है और आना हो डायरेक्टली, तो अगर आपके पास वो स्किल्स है तो आ सकते हो, ऐसा नहीं बैरियर नहीं है, लेकिन हाँ प्रेफरेंस ऑब्वियसली उनको ज्यादा होते हैं, और आई थिंक वो तो सब फील्ड में होता है। That's true. That's true. So, if I may, shortlisting criteria अगर जो मैं summarize करना चाहूँ तो it's के audit experience आपका strong होना चाहिए. Whether it be स्ट्रॉन्ग big ऑडिट four, एक्सपीरियंस। big four. Only thing is कि आपका interviewer है, you should be able to convince him कि हाँ audit मुझे पता है. I know the financial statements. एक तरह से audit का experience भी इसलिए जरूरी है कि financial statement में किधर से क्या आ हाँ रहा है. That is known to me. I have a strong grip in the same. यस Okay. ट्रू। So this is about the shortlisting criteria. अभी एफडीडी जान लिया किस तरह से अप्लाई करना, वो मतलब आई थिंक सो मेजर लीड्स थ्रू रेफरल्स ओनली बिग फोर्स वगैरह में. नहीं, ये जो मैंने था कि हाँ आपका लिंक्डइन पे अभी तो अभी जैसे सीए में बहुत सारे ग्रुप में आई होगी कि एफडीडी की अपॉर्चुनिटी ओपनिंग्स है, जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी है, और अक्रॉस अक्रॉस द ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एफडीडी की ओपनिंग है अभी बहुत सारा। सो व्हाट यू कैन डू, आप करियर पोर्टल में जाइए या किसी एम्प्लॉय को रिफर मतलब उनके लिंक्डइन में मैसेज करिए कि मुझे रिफर कर दे, लेकिन आप मैंने जो जैसे करियर पोर्टल से डायरेक्ट गया था कि करियर उनके साइट में करियर पोर्टल में मैंने अपलोड किया था सीवी, मुझे कॉल आ गया था 10 दिन के बाद कि आपका ठीक है हम कंसिडर करेंगे आपका सीवी, मतलब इंटरव्यू नेक्स्ट वीक रखेंगे। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि कोई मैनेजर लेवल हो, मैनेजर या सीनियर मैनेजर पोजीशन पे है, लिंक्डइन लिंक्डइन में आप सर्च करोगे तो मिल जाएंगे, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करो, क्योंकि वो लोग इंटरव्यू लेते हैं, मतलब उनको ज्यादा पता होगा
जैसे मैं रिफर करूंगा तो मेरी एक लिमिटेशन है कि मैं एचआर के साथ बात करूंगा, मैनेजर के साथ बात करूंगा, लेकिन वो True लोग, that. तो अगर आप सीनियर मैनेजर लेवल से बात करते हो तो फिर वो, अगर वो आपका सीवी देखेंगे तो फिर अगर उनको कंसिडर करना होगा तो आपको डायरेक्ट वो एचआर से बोलेंगे कि इसका मुझे इंटरव्यू लेना है, आप उसकी प्रोसेस खत्म कर दो और फिर वो आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। सो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, और करियर पोर्टल्स भी कर सकते हो। अभी जनरली मेरा एक्सपीरियंस है करियर पोर्टल से वो लोग कंसिडर करते हैं सीवी, क्योंकि मैंने दिया Oh, था, मैंने किसी का रेफरल नहीं लिया था, तो हो ही गया था मेरा। oh, okay. So this is about how to apply and shortlisting criteria. It's like audit experience, I would say. So now coming to the interview, I am shortlisted. But हम्म interview में what basically what skills audit skill you got कि भाई audit skill वो they want to understand कि आपका audit कितना strong है. But any interview tips आप बोलोगे कि भाई ये ध्यान रखना, ये पढ़ के जाना. यस, सो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इट डिफर्स, क्योंकि जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका ऑडिट एक्सपीरियंस, जैसे बोला स्ट्रॉन्ग ऑडिट एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपको पूछेंगे आपने कौन सी कंपनी में काम काम किया था, तो उस पर आपको ग्रिल करेंगे बहुत ज्यादा, उसका बिजनेस Okay. एस्पेक्ट पे। जो आपने ज्यादा आर्टिकलशिप में क्या होता है, थोड़ा थर्ड ईयर आपको ये ज्यादा समझ में आता है, सेकंड ईयर में हम जो कितना एरिया होता है उसमें ही काम करते हैं, तो उसका हॉलिस्टिक व्यू भी नहीं होता हमारे पास, एक्सेस में नहीं होता, Exactly, yes. तो वो आपको उसमें ज्यादा ग्रिल करेंगे। जैसे मैंने किसी जैसे सीनियर से टिप ली थी, उसने Hmm. टेलीकॉम कंपनी में काम किया था, उसको पता ठीक है, बताओ कि एक टावर बनाना है उसका कॉस्ट क्या होगा, तो आपको मतलब आउट ऑफ द Okay. ब्लू आपको आइडिया भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो लोग आपका आंसर एक्सपेक्ट करते, वो आपको ऐसा एक्सपेक्ट करते कि अच्छा ठीक है आपको आंसर नहीं पता, हाउ यू एबल टू एनालाइज कि अच्छा मुझे गैस करना हो तो मैं क्या Hmm. कॉस्ट कंसिडर करूंगा, ऐसा मतलब समझ रहे हो कि आपको वो Okay. तो उनको पता, ऑब्वियसली किसी ने ये नहीं सोचा होगा कितना होगा, लेकिन Obviously, वो आपका yeah, that's प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते, और आपका तो भी एनालिटिकल स्किल देखते कि अच्छा मुझे ये रेंट होना चाहिए, मेरा मेन रेंट आएगा, मेरी कंपोनेंट कॉस्ट ये आएगी, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो यू हाउ यू एबल टू जस्टिफाई योर आंसर। सो मेनली वो चेक करते हैं। जैसे मेरा केस में क्या था, हाँ वो भी बताना भूल गया कि मुझे, जैसे एफटीडी टीम है वो भी एक बहुत बड़ी, ठीक है, उसमें सर्विस लाइन होती है, जैसे मैं हूँ अभी टीएमटी में, टेलीकम्युनिकेशन मीडिया टेक्नोलॉजी, ये तीन इंडस्ट्री में मेरा मेनली वर्क रहेगा, ये तीन इंडस्ट्री में रहेगा। सेकंड सर होती है मैन्युफैक्चरिंग, हैवी मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक, वो सब, तो मतलब थर्ड में होगी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, फोर्थ तो मे बी so अपना, it's based on industries. हाँ जैसे Basically, the इंडस्ट्री में, industry wise आप लोगों को specialization एक तरह से they are हाँ trying to. तो क्या होता है फिर, जैसे अपना आपका सीवी से लेकर आपका इंटरव्यू आ रहा है, अभी आपका जो मैनेजर है, जो मतलब जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है वो किसी इंडस्ट्री में है, तो उस पर ज्यादा Okay. डिपेंड करता है, क्योंकि वो उस Okay. इंडस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि देख बेसिक क्वेश्चन तो सेम होते हैं, आपको इंडेक्स पूछेंगे मेनली 115 116 प्रिपेयर करके जाना, इंडेक्स 19 प्रिपेयर करने जाना। इंडेक्स 19 क्योंकि मेरा सेक्टर था टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी So, डिपेंड्स ऑन, क्योंकि मटेरियल तो होता नहीं ज्यादा, तो एम्प्लॉय hmm. मेन है, सो उसमें इंडेक्स 19 बहुत हेल्पफुल होता है, तो उस हिसाब से इंडेक्स 19 मेरे केस में हुआ था। और किसी हैवी मेटल हैवी इंडस्ट्री वाला होगा मैन्युफैक्चरिंग, तो उसमें फिक्स एसेट वाला बहुत होगा, तो इंडेक्स 16 बहुत ज्यादा काम में आएगा। तो ऐसा है कि आपको, अगर आपका इंटरव्यू का नाम मिल जाता है तो आप उस लिंक्डइन के प्रोफाइल में जाओ, वो किस एरिया में वर्क कर रहा है वो देखो, तो एक जनरल आइडिया ले जाओ कि उस इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, Yes. क्योंकि वो हेल्पफुल हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो आपको उसमें एरिया से पूछेंगे पहले तो, But chances ज्यादा है बात पूछने का. Yes. नहीं ऐसा कैसे होता है कि मेरा इंटरव्यू जैसे फर्स्ट राउंड था वो 1 आवर चला था, तो उसमें कैसा था 15 मिनट्स, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स बहुत चिल आउट राउंड होता है, ऐसा तो प्रेशर नहीं होता कि चलो आपसे ग्रिल करना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं, बहुत चिल आउट राउंड होता है, वो आपको टाइम देके सेट होने का, और फिर आराम से जाएंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं चला कि 1 घंटा कैसे चला गया एट दी एंड, मुझे Okay. तो वो भी आइडिया नहीं याद, और बहुत अच्छा रहता है। तो फर्स्टली वो आपको टेक्निकल पूछेंगे कि लेट्स से आपका मतलब आपका रीजनिंग के मतलब आपका एकेडमिक स्ट्रांग है कि नहीं, क्योंकि उस पे हिसाब से आपका जज होगा ऑब्वियसली, तो आपका Definitely. इंडेक्स पूछेंगे और थोड़ा एक्सपीरियंस पूछेंगे कि आपने क्या क्या किया था, क्या क्या था मेनली। Article तो experience. Yeah. यस, तो ऐसा मैंने एक केस में दिखा था, क्योंकि उसका 15 मिनट्स में भले बिग फोर का एक्सपीरियंस था, लेकिन उसका मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट एरिया का नहीं था, दूसरे एरिया का था, लेकिन उसका मतलब 15 मिनट्स में खत्म हो गया था इंटरव्यू, Okay. क्योंकि एकेडमिक में आपका मतलब साउंड होना चाहिए आपने, वो आपको Yes. फर्स्ट 15 मिनट्स में टेक्निक ज्यादा लोड नहीं होता, लेकिन तो भी 15 मिनट आपको जज करेंगे आपका एकेडमिक और आपका आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस के लेके। सेकंड राउंड में मेरे केस में ऐसा था 15 मिनट के बाद, हाँ देखिए फर्स्ट में ऐसा भी पूछा है कि ऐसा हाइपोथेटिकली कंपनी का सेल्स रेशियो दे दिया, अभी उसमें आप क्या Hmm. क्या करोगे एनालिटिकल पर्सपेक्टिव, जैसे लेट्स से कि होटल का दिया, तो आपको देखा कि अच्छा लोकेशन वाइज मेरा होटल ये है,
मेरा रूम टाइप ये है, मेरा मंथ ऑन मंथ मेरी कितनी कैपेसिटी इतनी है, मेरा रेवेन्यू मतलब कितना ऑक्यूपेशन रेट आ रहा है मंथ ऑन मंथ में, सीजन ऑन सीजन वेरी करेगा, ठीक है। तो वो सब मैं चेक करूंगा कि समर में मेरे शायद लोकेशन वाइज भी कुछ कुछ लोकेशन में समर में बहुत ज्यादा ऑक्यूपेंसी रेट होता है, कुछ में वो वेदर वहाँ सूट नहीं करता, बहुत गर्मी होती है तो वहाँ कम होता है। सो मुझे वो सब एनालिसिस वो तो कोई भी दे सकता है कि आपका वो सिर्फ चेक करते हैं एनालिटिकल स्किल कितनी है, ठीक है, एक जनरल स्टार्टिंग है 50 मिनट्स में। विथ सेकंड पार्ट डाउनलोड स्टार्ट्स की वो आपको, मेरे केस में भी इट इज नॉट कि जनरलाइज सब केस, क्योंकि मैंने एफटीडी का एक ही इंटरव्यू दिया था और फॉर्चुनेटली मैं हो गया था, सिर्फ सेकंड देने की जरूरत पड़ी नहीं। एट मेरा कि ऐसा था कि फिर तो कैसा हो गया कि मैंने बोला कि मेरा मैनेजर था टीएमटी सेक्टर का। सो मैनेजर नहीं था वो, मतलब एवीपी थे, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी कंपनी का मुझे बोला कि ठीक है, आप बनाओ बैलेंस शीट, मुझे बताओ बैलेंस शीट आइटम में क्या क्या होगा, असेट साइड क्या होता है, लाइबिलिटी साइड क्या क्या होगा, पीएनएल में क्या क्या होगा। तो मेन हमको फाइंड करना है, जैसे बोला इबिटा, तो हमारा मेन है सेल्स माइनस डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, तो उससे आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे आपने अभी शार्क टैंक सबने भी देखा होगा, तो बताएं कि आपका मार्जिन कितना है, ग्रॉस मार्जिन होगा नेट मार्जिन होगा। तो आपको वो क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा पूछेंगे, अच्छा कि ये मेरी रेंट कॉस्ट है वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, जीपी के ऊपर जाएगी बेसिकली या नीचे जाएगी। सो Right. आपको वो सब सारे कॉस्ट आपको तो थोड़ा बहुत सारा आइडिया होना चाहिए। और फिर अभी पूछेंगे चलो अभी आप उसमें क्या क्या प्रोसेस करोगे, एक एक आपने जो लाइन आइटम बोलेगी उसमें बोलेंगे कि चलो आपने डेटा बोला तो उसमें क्या क्या करोगे, इन्वेंटरी में क्या, कैश में क्या, सेल्स में क्या, ये सब एम्प्लॉय में क्या। तो वो आपको जिस भी इंडस्ट्री का पूछेगा तो उस इंडस्ट्री के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। सो बेसिकली एफटीडी में वो थोड़ा टेक्निकल में ज्यादा गया है, लेकिन मैं बता दूं कि मेन हमारा फाइंड ऑब्जेक्टिव अर्निंग ऑफ क्वालिटी फाइंड करना होता है, क्वालिटी ऑफ अर्निंग। सो क्या होता है कि ये मेरा नेट प्रॉफिट है, कि क्वालिटी का क्या होता है कि ये सस्टेनेबल होना चाहिए नेट प्रॉफिट, और उसमें रिकरिंग नॉन रिकरिंग आइटम हमको हटा देनी चाहिए। जैसे कोविड में क्या हुआ था, सबने प्रॉफिट में डिप मारी थी सब लोगों ने, ओके, So, तो फिर तो उस हिसाब से मैं वैल्यूएशन नहीं कर सकता, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है, वो फिर अपना नॉर्मल लेवल पे आ जाने वाला है। या कोई अब नॉर्मल एक्टिविटी हो गई जैसे प्रॉफिट बहुत जंप हो गया, लेकिन वो भी सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है, तो उसको हमको रेगुलाइज करना है, नॉर्मल में लाना है। और उसका सेकंड पार्ट है कि हमको ये नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग का क्लासिफिकेशन मेन करना है। तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछेंगे, थोड़ा कॉस्टिंग वाला जो हमारा है, डायरेक्ट कौन कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कौन सा कॉस्ट है, वो थोड़ा क्लियर रखना। सेकंड मुझे जहां तक याद है पूछा था, हम्म, हाँ वर्किंग टेबल, जैसे इबिडा हो गया, इबिडा प्लस इंटू मल्टीप्लायर, तो हमारा वैल्यूएशन आ गया बिजनेस वैल्यू। उसमें माइनस हम डेट डेट हमने ऐसे में पढ़ रहे हैं कि उसमें से ये एंटरप्राइज वैल्यू है, उसमें से हम डेट माइनस करेंगे और फिर वर्किंग formula. कैपिटल एडजस्ट, हाँ वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट देंगे, तो हमारा इक्विटी का वैल्यू आएगा। वर्किंग कैपिटल का थोड़ा ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे वर्किंग कैपिटल में, जैसे लेट्स से मुझे कैसे हो जाता कि हाँ कि ऐसा एक बिजनेस बताओ जिसका नेगेटिव वर्किंग कैपिटल हो सकता है, मतलब Hmm. वर्किंग इन्वेस्टमेंट नहीं जीरो है, उल्टा नेगेटिव हो सकता है। सो आपका Hmm. जैसे मैं भी आंसर मैंने जो बताया था कि मैंने केस लिया था कि डायरेक्ट डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड है, जैसे मामा अर्थ है, तो उनका मेन Hmm. है इन्वेंटरी, डेटा तो होगा नहीं क्योंकि वो कैश पे मतलब प्री ऑर्डर होता है, प्री पेमेंट होता है, फिर आपको वो डिस्पर्स करते हैं, और फिर उनका वो तो मैन्युफैक्चरिंग तो करते नहीं है, वो तो वेंडर से लेते होंगे जो, तो उनका क्रेडिटर्स भी होगा। तो ऐसा आपको रीजन ऑफ माइंड से जो आंसर देना, ये मैं तो मैंने जो मुझे जो पूछा था वो मैंने बताया। आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, और कैश फ्लो से आप कैश फ्लो में आपको बहुत वो होना चाहिए एक्सपर्टाइज। कुछ लोगों को अभी कैश फ्लो में इंटर में गया हो गया, फाइनल में ज्यादा करते नहीं थे। हाँ वो भी है हाँ, तो कैश एग्जैक्टली. फ्लो में जैसे पूछेंगे कि पैड टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या ब्रीच है, तो आपको वो थोड़ा रेडी रखना, तो ये सभी होता है। So majorly it's related to SFM costing, mix of all things. यस यस एक यस। तरह से I can say is that. Okay, okay. So I think the people are now aware कि भाई FDD क्या है and how to approach interview भी, you gave a very good idea about how interview may happen and what things you need to understand before the interview. So I think that's the motto of our video. यस। So in case मतलब what is any message you want to give to the people जो अभी CA जिन्होंने अभी complete किया है दिसंबर टाइम में, majorly they will be watching अच्छा, this video. अभी तो थोड़ा एंजॉय कर लो पहले, कि वो बोलते हैं प्रीशियस एक्सपीरियंस होता है। सेकंड की
हाँ स्टार्ट कर दो अभी नेटवर्किंग, मतलब किस कनेक्ट करना लिंक्डइन पे, जो है जो भी आप जैसे एफटीडी लिमिटेड नहीं, जब जिस भी प्रोफाइल में जानते हो। और अभी एक एक्सप्लोर करो, थोड़ा टाइम लो कि सारी प्रोफाइल अंडरस्टैंड करो। जैसे एफटीडी मैंने बताया, सेट में एफटीडी नहीं है, वैल्यूएशन भी है, स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग भी है। ठीक है, तो सारे प्रोफाइल सारे एक्सप्लोर करो। कैंपस का वेट कर रहे हो, कैंपस से पहले ट्राई करो कि कुछ जगह अप्लाई कर दो, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो कैंपस में भी आपको ज्यादा जाना ना पड़े। तो बस यही है कि रिलैक्स करो और स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी मेन जर्नी स्टार्ट होने वाली है। हमने भी सोचा कि सीए के बाद ओके जर्नी खत्म होगी, लेकिन अभी स्टार्ट हो रही है। पिक्चर तो अभी शुरू हुआ है क्यों सर? यस यस ब्रो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो भाई सब बोल रहे हैं कि सभी वीडियोस देखो। यप Ultimately, it's like that यप only you are getting those videos with different, non-traditional field. देखो, traditional fields majorly मोटा मोटी you have done articleship. I assume that dummy articleship नहीं किए. So the traditional fields. Non-traditional fields के लिए videos are coming up. Please do watch. Please do share. यस, सब्सक्राइब Like करो, करना। share करो, like करो, सब करो. यस, So yeah, I जय think महाकाल करके ठोक के मारे, लाइक ऐसे आते हैं कुछ वीडियो। है, sorry. बनिए ना, जय महाकाल ठोक को मारो, लाइक ठोक के मारो, लाइक ठोक Like करो, like के करो, बराबर like बराबर। ठीक है. So please share करो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, always see. And so I think it's the time to say goodbye. So I think we need to say to people, enjoy the life. So it's the signature way how we are ending our video, to ask the people to enjoy their life. So it's like saluting them and saying यस, them enjoy the life. So एंजॉय लाइफ। enjoy the life ऑब्वियसली, and मिलते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए. देखते रहिए। यप, चलिए, Thank you. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।